प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम है, हमारी साप्ताहिक श्रृंखला है, जिसमें हम मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को बहुत विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। और खुशी ये होती है कि इसमें जब कोई विशेषज्ञ या कोई हमारे विशिष्ट अतिथि शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में, उनके माध्यम से उन विषयों को लेकर हमारी समझ उसको बहुत विस्तार मिलता है। हमें बहुत कुछ नई चीजें जानने को और सीखने को मिलती हैं। और ये एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में और यहाँ तक कि एक व्यक्ति के रूप में भी मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी है, लाभप्रद है। और हमेशा हमें नई चीजों को जानने की, नए अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब आपको याद ही होगा कि मन की बात में 28 मार्च को प्रधानमंत्री महोदय ने जब कृषि क्षेत्र में आधुनिक तौर तरीकों की बात की थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो बहुत अरसे से लगातार इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करते रहे हैं और सरकार के स्तर पर इस बात के लिए बहुत प्रयास भी होते रहे हैं कि किसान जो है वो आधुनिक तौर तरीके अपनाएं, अपनी आय को बढ़ाएं, कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़े। ये कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं जिनको लेकर उनका ये चिंतन और उनकी ये चिंता है। और यही चिंता और ये चिंतन उन्होंने आपके साथ शेयर किया था मन की बात में। आज इसी विषय पर डॉक्टर वाई.आर. मीणा साहब से हम बातचीत करेंगे बहुत ही विस्तार से। मीणा साहब जो हैं वो एडिशनल कमिश्नर हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, यानी अपर आयुक्त कृषि प्रसार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। और सीधे किसानों के साथ जुड़े हैं, कृषि क्षेत्र के तमाम मुद्दों के साथ जुड़े हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। मीणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। देखिए, सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तो प्रयास वर्षों से चल ही रहा है कि आधुनिक तौर तरीके अपनाए जाएं, किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने का लक्ष्य देश के सामने है। बिल्कुल। तो बहुत निष्ठा से, तत्परता से, कमिटमेंट से उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। जी हाँ। मन की बात के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, उनके दिल की बात है, उनकी एक हार्दिक इच्छा है और इसलिए कोशिश हो रही। आपकी अनुमति हो तो वो मन की बात का हिस्सा हम सुन लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमें फिर एक दिशा मिल जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। चर्चा की। तो वो सुनते हैं और फिर हम आपसे विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ। प्रिय देशवासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। साथियों, हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। श्रोताओं, आपने सुना जब भारत के कृषि जगत में आधुनिकता समय की मांग है, भाव जो है आपके साथ शेयर किया प्रधानमंत्री महोदय ने, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं और बात आगे बढ़ी भी है, लेकिन उसे विस्तार देने की जरूरत है। मीणा साहब, मुझे लगता है कि पहले तो ये बात है हम समझें, क्योंकि आधुनिक तौर तरीके की अगर हम बात करें या आधुनिकता की हम बात करें,
मॉडर्न होने की बात करें कृषि क्षेत्र में, तो इससे क्या अभिप्राय हम लें? मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे मेडिकल साइंस है, हाँ। ऐसे ही एग्रीकल्चर साइंस है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, तो विश्व में हमारा जो अनुसंधान का नेटवर्क है, रिसर्च नेटवर्क, वो बहुत ही अग्रणी है, काफी उम्दा किस्म का है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे अनुसंधानकर्ता जी, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के तहत काम कर रहे हों या वो हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं देश भर में, उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके माध्यम से काम कर रहे हों, वो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं कृषि के क्षेत्र में, अच्छा, चाहे पौधों की नई किस्मों का इजाद करते हों, कृषि से संबंधित उपकरण और मशीनों का निर्माण करते हों, उनको जब तक हम हमारी कृषि की जो प्रैक्टिस है उसको अमल में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम उसका भरपूर फायदा नहीं उठा सकते। तो कहने का मतलब रिसर्च जो है लैब से लैंड तक प्रभावी तरीके से सही समय पर कैसे पहुंचे, एक तो ये चीज है। तब उसमें आधुनिकता ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख के, आज की क्या स्थिति है, कैसा क्लाइमेट का नेचर और किस तरीके की किस राज्य में परिस्थितियां हैं, तो उसको ध्यान में रख के वो अनुसंधान करते हैं। उसी के हिसाब से फसलों की किस्में विकसित करते हैं। जो हमारे फल बागवानी वाले पौधे हैं उनकी नई नई किस्में तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब किसानों को उन्नत किस्मों के बीज, पौधे, टेक्नोलॉजी प्रभावी तरीके से सही समय पर उनको पहुंचाई जाए और वो उसको प्रैक्टिस में लाएं। तब वो कम से कम संसाधनों से कृषि से संबंधित जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और कम से कम क्षेत्रफल से कम लागत भी कम लागत है और लेकिन संसाधन है, हाँ। उनका बेहतर तरीके से उपयोग करके कम जगह से ज्यादा उत्पादन कैसे लें। देखिए, मेरे मन में सवाल तो बहुत सारे हैं जी हाँ, जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं अभी ये समझना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छे ढंग से इस बात को बताया है कि क्या चीजें हैं आधुनिकता की। अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती, पर उसमें चुनौती क्या है, उसकी स्वीकार्यता में क्यों इतना विलंब या कुछ हेजिटेशन, झिझक क्यों है ये चीजें? चुनौती दो तरीके से है। एक तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो मेजोरिटी है किसानों की, जो बहुसंख्या है, वो छोटे यानी लघु और सीमांत किसानों की है। बहुत कम जोत है उनके पास और वो जैसे बड़े बड़े मशीन हैं, उपकरण हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर हैं या उस तरीके की मशीनों का, देखिए, बल्कि मुझे लगता है कि 82% हम अगर टोटल हम किसानों की बात करें तो उसका 82% ऐसे हैं छोटे और सीमांत है, मतलब जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर तक की जमीन होगी शायद खेती योग्य। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी कम क्षेत्रफल में खेती करते हुए ये तो तय बात है कि बहुत कुछ वो हौसला नहीं कर पाते और वो जो बड़े बड़े उपकरण हैं, मशीनें हैं जो महंगी, वो उसको खरीद नहीं सकते। तो उसके लिए भी जैसे हमारा मशीनरी विभाग है, देश भर में उन्होंने कस्टम्स हायरिंग की योजना चलाई है कि किसान गांव में अगर मिलके कुछ मशीनें खरीदना चाहे तो उस पर 85% तक अनुदान सरकार देती है। अच्छा, उसमें कंबाइंड हार्वेस्टर भी है, ट्रैक्टर भी है, दूसरे उपकरण भी हैं, वो लेके और उनको शेयर करके, मतलब एक दूसरे के यहाँ चला के खर्चा समान रूप से वो वहन करें। और 85% एक बहुत बड़ी मदद है। नहीं, बल्कि मैं तो देख रहा था, आंकड़े मैंने देखे मीना साहब कि जो आपके कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं 2019-20 में बिल्कुल 2300 ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे और अभी तक मेरा ख्याल है 8,500 से 9,000 के आसपास संख्या है जो पूरे देश में इस तरह के सेंटर्स बन चुके हैं। जी हाँ, और लगातार गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। तो छोटे किसानों को ध्यान में रख के किया गया है। अच्छा, इसका कोई मोबाइल ऐप भी सुना था मैंने, सरकार ने बनाया था। हाँ, मशीनरी डिवीजन हमारा जो है उसने मोबाइल ऐप भी बनाए, अभियान चलाए। जगह जगह जाकर के टीम भेजी गई थी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से भी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, और विशेष फोकस किया गया पंजाब और इधर जो पराली प्रबंधन है, अच्छा, उसके लिए कुछ आइडेंटिफाई किए मशीन और उपकरण चिन्हित करके उनको खास तौर पर प्रमोट किया गया। और व्यक्तिगत तौर पर भी किसानों ने जो लिए उसमें भी उनको काफी 50% से ज्यादा अनुदान दे करके लाभान्वित किया। बड़ी संख्या में किसानों ने वो परचेज भी किए। तो कई तरीके से हम उसको प्रमोट करते रहे। ये तो इतना आसान है, मुझे लगता है। अब मैंने यूज तो नहीं किया है जो ये मोबाइल ऐप है, CHC फार्म मशीनरी मोबाइल ऐप, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम कैब बुक करते हैं, जी हाँ, जैसे हम कोई खाने पीने की चीजें बुक करते हैं, तो ये तो उसी तरह का है, उसी तरीके का सेम वही पैटर्न पे है। किसान को तुरंत पता लग जाएगा कब उसको मशीन उपलब्ध है और है या नहीं है और क्या उसका खर्चा आएगा, वो सारा कुछ उस पर। तो इसी में नहीं, कई तरीके से ऐप का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फार्मर पोर्टल भी खोला हुआ है। हमारा जैसे किसान सम्मान निधि योजना है जी, उसका बेनिफिट लेने के लिए भी किसान किसी पे निर्भर नहीं करे, वो अपना फार्मर पोर्टल पर जाकर के, या उसका जो किसान सम्मान निधि योजना का भी सेपरेट पोर्टल खोला गया है, pmkisan.gov.in, उस पर जाकर के वो अपना जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उसका क्या स्टेटस है, उसमें अगर कोई कमाबेसी है वो भी उनको पता लग सकती है, उसको करेक्ट भी वो कर सकते हैं। मान लो कोई आधार संख्या
या उसमें कोई गड़बड़ी है, तो कहने का मतलब वो उसका स्टेटस भी उससे जांच सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं मुझे, अब थोड़ा सा मेरे मन में कुछ कंफ्यूजन सा पैदा हो रहा है। वो ये है कि जैसे ये सब योजनाएं राज्यों के माध्यम से लागू की जा रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पोर्टल पर सीधे जो है वो किसान चाहे तो किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो उसमें राज्य की सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसमें एक्चुअल में आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। हाँ। कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं, हाँ। राज्य सरकारों के माध्यम से ही संचालित होती रही हैं। बिल्कुल। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना को खासकर किसानों की जो राज्य सरकारों की जो भूमिका है, हाँ। सीमित है। उसमें उनको सिर्फ किसानों को चिन्हित करना है, पहचान करनी है और सही डाटा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को उपलब्ध कराने हैं। अच्छा, उतनी जिम्मेदारी है। एक्चुअली क्या था कि कुछ राज्यों की तरफ से इसको लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखा या कुछ नकारात्मकता भी दिखी। इस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक उपाय था किसानों के लिए कि अगर राज्य सरकार ना भी रुचि रखती हो तो किसान सीधे जुड़ सकते हैं। हाँ। और इसमें 100% जो पैसा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ही लगता है। हाँ। और सीधे किसान के खाते में जाता है। राज्यों की भूमिका यही है कि जो किसान इसके पात्र हो सकते हैं उनको चिन्हित करके उनके सही आंकड़े, उनके डाटा को वेरीफाई करके और हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध करा दें और वो वैलिडेशन होने के बाद में उनको पैसा सीधे चला जाता है। चलिए खैर, ये तो बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन इसी बहाने ये चर्चा भी हो गई और साल में 6,000 रुपए जो हमारे सीमांत किसान है उनको मिल भी जाते हैं। बिल्कुल 2-2 हजार की उन्हीं को ध्यान में रख के इसको चालू किया गया था। जो छोटे और सीमांत किसान है, बाद में हालांकि जमीन की सीमा को हटा दिया गया जी, और अब जो ज्यादा जमीन, ज्यादा जोत वाले किसान है वो भी इसमें शामिल हो गए। तो खैर बात दरअसल राशि की नहीं है मीणा साहब, मुझे लगता है सम्मान की है कि किसान को ये भाव मिले कि सरकार और जो व्यवस्था है उनको पूरा सम्मान दे रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम कृषि क्षेत्र में भारत में आधुनिक तौर तरीकों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने 28 मार्च को अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था और इस बातचीत के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर YR मीणा साहब को। अपर आयुक्त कृषि प्रसार हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब मीणा साहब, जो आपने बातें बताई मुख्यतः जो चीजें रही हैं, शोध से लेके लैंड होल्डिंग की भी बात आपने की, छोटे छोटे किसान हैं, लेकिन इसके आगे अगर हम चुनौतियों की बात कर रहे थे जी हाँ, जी हाँ। मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं जिन पर मैं आपसे पूछूंगा, आपसे राय मशविरा करेंगे या मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चुनौतियां? देखिए, जैसे अब मान लीजिए छोटे किसान हैं, उनको कर्ज की जरूरत होती है अगर उनको कुछ करना हो, या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अब ये चीज मशीनरी के उपयोग के लिए जो सुविधा मिल गई वो ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड यानी बहुत बड़ा विषय है जी। इसमें एक तो ढेर सारी फसलें, चाहे वो बागवानी की हो, फील्ड क्रॉप की हो, पशुपालन, डेयरी, ये सब भी कृषि के वो रहे हैं। अब अलग बात है कि एक मंत्रालय सेपरेटली बना दिया जिसमें फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी वो अलग कर दिया, लेकिन किसान वही होते हैं, वही सब ये व्यवसाय करते हैं जी। तो छोटे और सीमांत किसान हो या बड़े, उनकी एक तो सबसे प्रमुख समस्या होती है कि उनको समय पर गुणवत्ता वाला सर्टिफाइड इम्प्रूव्ड बीज मिल जाए और अगर बगीचा लगाने में कोई रुचि रखते हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी के पौधे मिल जाएं, उन्नत जाति के, जिससे उनको 10 साल 12 साल इंतजार नहीं करना पड़े और 2-3 साल में ही फल मिलना चालू हो जाए। ऐसे ही सीड, क्योंकि वो बैकबोन है फार्मिंग की एक तरीके से, अगर बीज गलत डल गया तो कितना ही प्रयास करें उनको वो आमदनी नहीं होगी, उतनी फसल नहीं मिलेगी या उसकी बेहतर गुणवत्ता नहीं होगी, तो उसको बाजार में दाम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सच। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्नत जाति के पौधे और गुणवत्ता युक्त बीज। इसको उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों की भी भूमिका होती है, केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर काफी प्रयास करते हैं और पूरा जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है काफी इम्प्रूव हुआ है। पर डॉक्टर साहब, एक चीज है, बड़ी मूलभूत बात है जी, जो मुझे जिसको लेकर चिंता होती है। किसानों को मालूम है कि सरकार इतने कुछ प्रयास कर रही है, उसको ये भी मालूम है कि अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छी खाद होनी चाहिए, अच्छी जमीन होनी चाहिए, मिट्टी जो है अच्छी, सब कुछ मालूम है, फिर भी उसको हेजिटेशन है, झिझक होती है उसको कुछ नया करने में। और एक तो वैसे भी खेती में अनिश्चितता इतनी है, अनसर्टेनिटी जो है इतनी ज्यादा है कि उसको मालूम नहीं कि जो आज उसने फसल बड़ी मेहनत से खेत में लगाई है, उसके घर में आंगन में वो अल्टीमेटली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। तो इस स्थिति में कैसे उनका हौसला बढ़े कि वो नए कुछ प्रयोग कर पाए? कुछ किसान है, देखिए मैंने पढ़ा कहीं अभी हाल में ही कि वो विदेश से अपने खेतों के लिए बीज मंगाते हैं और उनकी सप्लाई जो है विदेशों में होती है, छोटी जोत के किसान, लेकिन उन्होंने एक रास्ता बना लिया, अपना हौसला किया और एक रास्ता बना लिया। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कैसे किसानों को हम इस बात के लिए मोटिवेट कर सकें कि वो इनोवेट करें, कुछ नया कोशिश करें? जी हाँ, जी हाँ। उसके लिए प्रयास यही होते हैं हमारे। एक तो जो कार्यक्रम हम करते हैं और आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, तो समय समय पर सीजन बेस्ड हम कैंपेन चलाते हैं
जिसमें जागरूकता एक तरीके से राज्य सरकारों के माध्यम से भी, और किसान भाइयों को जो हेजिटेशन की आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो रहती है, और नुकसान की भी आपने बात की। देखिए सरकार ने जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, जी मैं उसी पर लेकिन उसमें भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे किसान उसका लाभ नहीं ले पाते, बहुत सारे किसान लाभ नहीं ले पाते, और कई तरह की उसमें भी मतलब गड़बड़ियां आती हैं नोटिस में। हालांकि अभी जो मोदी सरकार है उसने काफी चेंजेस करके पूर्व में जो फसल बीमा की योजनाएं थी उनमें काफी सुधार करके, जैसे पहले था एरिया के हिसाब से आंकलन होता था, उसको एक विलेज या किसान के लेवल पे लेके आए। जैसे ओलावृष्टि है, कई बार एक ही गांव में आधे खेतों में हो जाएगा, आधे में नहीं होगा, तो उस तरीके से क्षेत्र आधारित को खेत आधारित कर दिया, और आपको तुरंत रिम्यूनरेशन मिल सके, उसका मुआवजा मिल सके, उसके लिए मोबाइल ऐप से आप उसको फोटोग्राफी या वीडियो बना के वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी का भी उसमें डाला गया था, और इसको एक तरीके से फसल कटाई के बाद भी, पहले नहीं था, अच्छा 15 दिन बाद तक भी आपकी फसल अगर सूखने के लिए आपने खेत में छोड़ी है, और कहीं हैवी बारिश होगी, रेनफॉल हो गया और पानी भर गया, फसल खराब होगी, उस स्थिति में भी मुआवजे की बात है। और बुवाई मान लो नहीं कर पाए, जब आप रेडी हैं बिल्कुल सोविंग के लिए और बुवाई नहीं कर पा रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उस स्थिति में भी मुआवजा मिलने की प्रावधान है। अच्छा एक चीज मुझे लगता है, मीना साहब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक बात हो रही है तो मेरे जहन में वो बात आ रही है, एक परसेप्शन होता है, एक धारणा बन जाती है। जी हाँ। अब वो किसी के मन में अगर ये धारणा बन गई कि अरे नहीं ये ऐसे ही है बस, बिल्कुल है ना, क्योंकि बातचीत में किसी ने कह दिया। अब जैसे आजकल ही बात होती है, किसी ने मिसगाइड कर दिया, मतलब आज कोविड की मार से पूरी दुनिया त्राई कर रही है, परेशान है, फिर भी बड़े पढ़े लिखे या बड़े समृद्ध लोग में से कोई कह देता है इस तरह से कि अरे आप देखना ये सब बाद में ना एक भुलावा झूठी बात निकलेगी। तो बड़ी हैरानी होती है कि ये परसेप्शन है। जी हाँ। किसान जो है बहुत सीधा आदमी होता है, सीधे सरल लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो लाग लपेट नहीं जानते, वो 3-5 नहीं जानते। जी हाँ। अब कोई बात ऐसी उनके सामने रख देता है, बस उसी में वो भी सोचते हैं कि हाँ शायद ऐसे ही होगा, तो हिम्मत नहीं कर पाते। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो रिस्क नहीं लेते, इसीलिए नहीं लेते। तो उसके लिए यही है कि एक हमारी जो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, कम से कम संसाधनों से, कम जमीन से अगर अच्छा उत्पादन लेना, खासकर महानगरों के आसपास जो किसान है, तो उसके लिए हाईटेक हॉर्टिकल्चर है, जैसे जिसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वो खेत में जो खेती कर रहा है उसके अलावा सहायक धंधे, जिसमें बी कीपिंग है, मशरूम की खेती है, और जो आप फल सब्जी पैदा कर रहे हैं, मान लो बाजार में आपको अच्छे दाम नहीं मिल रहे, तो उसमें वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, अच्छा आप जेम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, जब सस्ता बिक रहा है आप अपने बना के अच्छे से आकर्षक पैकेजिंग करके आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं और उसको मार्केट। मीना साहब वही बात है कि फिर इसके लिए, क्योंकि अगर छोटी जोत का किसान है, अब उसके घर में उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम है, उसको प्रिजर्व करने की प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग, उसके बाद वो चीज आ जाती है। अब ये सब चीजें तो उसके लिए मुश्किल है। मुझे लगता है सरकार इसके बारे में बहुत सारी कोशिशें भी कर रही है, बिल्कुल कोशिश कर, नए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, हुए भी हैं। वो किसानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, किसानों को भरोसा भी करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में कृषि में आधुनिक तौर तरीकों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर YR मीणा साहब से, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में अपर आयुक्त हैं कृषि प्रसार के। अब कृषि प्रसार का मतलब तो सीधा हम सब जानते ही हैं कि वो सीधे किसानों से जुड़ते हैं। ये तमाम बातें मीणा साहब जो हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग फील्ड में जाके लोगों से करते हैं, किसानों से करते हैं, और ये सारी जानकारियां आप वहां तक पहुंचाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप समय निकाल कर यहाँ आए और यहाँ ये जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर भी दी है हम सबको। एक बड़ी समस्या जो मुझे लगता है कि सिंचाई को लेकर भी है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारी ज्यादातर जो कृषि योग्य भूमि है, जो किसान है जिनके पास छोटी जोत है, उनके पास सिंचाई के संसाधन नहीं है और वो वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अब उसमें भी क्या है, कभी देर से बारिश हुई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई। जी हाँ। ये इन चीजों को लेकर कैसे मैनेज करेगा किसान? इसके लिए सरकार की योजनाओं के तहत भी, जैसे माइक्रो इरिगेशन हम जो कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, फवारा विधि। जब बहुत कम पानी आपका बरस रहा, बारिश भी कम हो रही है, एक तो सरकार प्रमोट करती है फार्म पॉन्ड। अच्छा। खेत पर ही एनी कट बनाना, फार्म पॉन्ड बनाना, तो खेत में जिधर भी ढलान हो, पानी बह के जा रहा है, मेडबंदी करके आप वहाँ एक फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है देखिए अभी पिछले दिनों ही कैच द रेन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी जल शक्ति मंत्रालय में, वो उसी का पार्ट। कहीं ना कहीं अगर खेत
खेत में भी हम थोड़ी कोशिश कर ले, जी हाँ, कुछ गड्ढे बनाए और उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा बहुत करें। बढ़िया। क्यों, मैं जोधपुर राजस्थान में काम किए हुआ हूँ। हाँ। वहाँ पर कई जगह रिमोट एरिया में, बिल्कुल डेजर्ट में हमने देखा लोगों ने शानदार बगीचे भी लगा रखे हैं और एक एक बूंद को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे जी। हैं। वही फार्म फंड बना के और ड्रिप जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, हाँ। उसके माध्यम से। और ऐसे पौधे हैं हमारे पास आजकल, ऐसी प्रजातियां हैं जैसे बेर है, आंवला है, अनार है, हाँ। बेलपत्र है। कम से कम पानी से जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें भी बहुत बेहतरीन फसल दे सकते हैं। तो वैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। हाँ। और सीजनल जो फसल हैं उसमें भी बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिनमें कम से कम पानी से आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो बूंद बूंद सिंचाई विधि, फवारा विधि, ये है माइक्रो इरिगेशन जिसको जी। कहते हैं, इनमें भी काफी अनुदान की वो है सुविधा किसानों को। हाँ। बागवानी विभाग भी उपलब्ध कराता है अगर आप बाग बगीचे लगा रहे हैं, और जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी ये सहूलियत देते अच्छा, हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक कृषि सिंचाई योजना की भी शुरुआत की थी, हर खेत को पानी। हाँ, PMKSY, इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जी। उसी के ये पार्ट हैं। आपको फार्म पॉन्ड बना सकते हैं उसमें, हाँ। एनीकट बना सकते हैं। और जो आपका रास्ते में अगर वेस्ट पानी होता है कई जगह, हाँ। आप बहुत दूर ले जा रहे हैं, तो उसके लिए पाइपलाइन डाल सकते हैं। और वो जो बूंद बूंद सिंचाई विधि, फवारा विधि है, वो आप कर सकते हैं। मल्चिंग, आपने बगीचे लगाए, उसमें प्लास्टिक मल्चिंग है या अच्छा। दूसरी जो बायोलॉजिकल मल्चिंग है वो करके वाष्पीकरण से जो पानी नष्ट हो रहा है उसको बचा सकते हैं। फार्म फंड में आप साथ में फिशरीज, मत्स्य पालन भी कर हाँ, सकते और हैं। क्या। तो कई तरीके से उसको यूज करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो विधि है उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत स्ट्रेस करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप जी। यानी पानी की हर बूंद को इस्तेमाल करके आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कम से कम संसाधनों से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। दरअसल चीजें बहुत सारी हैं। अब कई बार मुझे लगता है कि किसान, जो बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो सकते जी हैं हाँ। या बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, तो अब होता क्या, या तो वो तमाम जो नए तौर तरीके हैं उनसे या तो वो अपरिचित हैं, जी हाँ। या वो वंचित हैं, जी हाँ। या उदासीन है। जो तीन उदासीन। चीजें मुझे नजर आती सही हैं, है, है ना। अब ये मुझे लगता है कि इन चीजों को हैंडल करना, इन चीजों से उनको निकालना, ये हमारी आपकी या जिम्मेदारी सरकार की है, प्राथमिकता भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। जी और हाँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों की बेहतरी के लिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। अब देखिए, एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, सही है। हुआ तो उस समय उसकी जरूरत थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां जब बदली तो हमें अपने तौर तरीके तो बदलने पड़ेंगे। और आज तो बल्कि मीणा साहब ये भी देखिए, आपकी जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ी है, तेजी से। अब कृषि की भूमि पर आबादी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जोत वाली जो जमीन है कम होती जा रही है। अब आपके पास कृषि योग्य भूमि कम है तो आपको उसी में कुछ नया करना पड़ेगा। जी हाँ, जी। मुझे लगता है इसका कोई विकल्प नहीं है आपके पास, नहीं, ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है इसके। यही है कि हम जो भी हमारे संसाधन है हाँ। उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, जो नई नई किस्मों को इजाद करते हैं, मशीन और उपकरण को, उनको हम उपयोग में लाएं। और जो सहायक धंधे हैं कृषि के, उनको, जिसमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, उनको भी, जैसे मधुमक्खी पालन है, अब प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया, देखिए हमें तो मालूम ही नहीं था कि इस देश में यहाँ का शहद जो है वो विदेशों तक निर्यात हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देश में लगभग 1.25 लाख टन शहद का उत्पादन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप समझिए बहुत सारी दवाइयों में भी शहद का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है। तो आयुर्वेद में, और यहाँ तक कि आप दवाई में क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग कोई वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी के लिए, तो जी। बहुत ही अमृत कह सकते हैं इसको। बिल्कुल सच बात है। तो सरकार बड़े स्तर पर प्रमोट कर रही है। हाँ। नेशनल बी बोर्ड भी बनाया हुआ है। अच्छा, कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं वैसे। जी हाँ, जी हाँ। शहद, नींबू, गर्म पानी। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जो बी वैक्स है, अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसका इतनी सारी इंडस्ट्रीज में, काफी इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है। और बिल्कुल। हम उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना शहद उत्पादन के बाद भी। जी हाँ, जी हाँ। इसका लेकिन मतलब तेजी से हमारा शहद उत्पादन भी विगत वर्षों में बढ़ा है। अच्छा। और पहले उतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब सरकार का फोकस भी इस पे है। इसमें बजट भी काफी बढ़ाया गया पिछली बार, और एक सेपरेट बी बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा। और किसानों के समूह बना करके देश भर में कई जगह तो बहुत ही प्रसिद्ध, और अभी पहले आपने नहीं सुना होगा, स्पेसिफिक फ्लेवर का, मस्टर्ड फ्लेवर, हाँ, हाँ, बिल्कुल। लीची फ्लेवर, नीम फ्लेवर, वो जहाँ जिस परिस्थिति में आप
पैदा करेंगे हनी, उसकी फ्लेवर उसमें होती है, जिंजर फ्लेवर, वो सब आपको मिलता है। और शुद्ध जो शहद है उसकी काफी हद तक अभी उपलब्धता होने लगी है, जबकि पहले कई बार जो मिलावटी भी होता ये बात जरूर है, क्योंकि अब जब कंपटीशन बढ़ गया है जी हाँ, और बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वरना उनका सामान बिकेगा नहीं। जी हाँ। और एक ये बड़ी अच्छी चीज दिखती है कि बहुत सारे जो निजी क्षेत्र में है वो तो है ही है, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग जो हमारा प्रमोट कर रहा है, उसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर, और यही जो आप बता रहे हैं समूह में किसानों को जोड़कर और उसका उत्पादन, पूरी मार्केटिंग उसकी कर रहे हैं, और उसकी जो विपणन का काम है, बेचने का काम है, वो सारा भी उनके माध्यम से पूरा। तो ये बहुत कमाल की चीजें हैं। ये जो बी कीपिंग की हम बात करते हैं वो शहद के लिए ही नहीं, बल्कि जहाँ भी ये लोगों को अब क्लियर हो गया। पहले लोग सोचते थे किसी की फसल लगी हुई है, मान लो आप बी कीपिंग कर रहे हैं, वहाँ आपने अपने बक्से रख दिए ले जाके, तो वो सोचते हैं हमारी फसल कम हो जाएगी, नुकसान होएगा। अच्छा, जबकि इसका उल्टा है। मैं वही जो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, जी वो यही चीज है। अब ये खूब प्रूव हो चुका है, वैज्ञानिकों ने भी बता दिया कि जहाँ भी बी कीपिंग हम करते हैं वहाँ पर आसपास की फसलें हैं, उनकी फसल में बढ़ोतरी होती है। वो कैसे कि परागण जो होता है, पॉलिनेशन, बिल्कुल, उसमें हमारी मधुमक्खियां जो हैं वो मित्र कीट का काम करती हैं, तो आपका उत्पादन बढ़ता है और कहीं कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। तो जो हमारे ये मधुमक्खी पालक हैं, वो अपने जो बक्से हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करते हैं। जैसे अभी विंटर सीजन आएगा, राजस्थान में अलवर, भरतपुर, ये जो बेल्ट है पूरा मस्टर्ड का है, सरसों ही सरसों होती है। अच्छा, पूरा पीले फूलों से भरा होगा। तो काफी उत्तर प्रदेश से लेके बहुत से एरिया के बी कीपर्स हैं, वहाँ अपने बक्से शिफ्ट कर देते हैं, पहले से ही टाई अप करके रख। मैं तो इधर देखिए जो हरियाणा में जब हम निकलते हैं जीटी रोड पर, तो वहाँ भी दोनों तरफ खेत खलिहानों में खूब सारे लोग बॉक्सेस रखे हुए होते हैं, और यहाँ तक कि वो जो शहद निकालते हैं वो उसको सड़क पे ही खुद ही घर के लोग ही उसको अपना एक किसी जगह लगा के और उसको बेचते हैं। आने जाने वाले लोग आराम से, लोगों को ट्रस्ट भी रहता है, वो अपने सामने देखते हैं निकलते हुए। तो ये है काफी बड़ा है विगत वर्षों में इसका। अच्छा, एक चीज मीणा जी ये भी है ना कि अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन और अब ये स्वीट रिवोल्यूशन जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बात की है, ये यात्रा महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी थी और है, बल्कि इस दिशा में हमें और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उसकी आवश्यकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में, मुझे लगता है कि कुछ गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि दोहन हमने बहुत किया। जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई, जो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस वाटर है, उसको हमने बहुत जाया किया, नुकसान बहुत पहुंचा। उसके बाद दवाइयां, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें अंधाधुंध इस्तेमाल, बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ। इसकी वजह से वाटर टेबल नीचे चले गए, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत हुआ, पानी की कमी हो गई। तो अब विकल्प के तौर पे हमें तेजी से नए तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है। पारंपरिक खेती के तौर तरीकों में हम फंसे रहेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और जो मिट्टी है, पर्यावरण है, उसका भी बहुत नुकसान। जी हाँ, बिल्कुल, हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम कृषि क्षेत्र में आधुनिक तौर तरीकों को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं वो डॉक्टर YR मीणा साहब से कर रहे हैं, जो एडिशनल कमिश्नर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। मीणा साहब, आपने इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हमारे सामने रखी हैं, लेकिन अब किसान अगर ये कर भी ले, जैसे आपने कहा, जैसे हम सब चाहते हैं कि वो करे, पर कर भी ले तो उसके बाद की जो चीजें हैं, बाद की चीजें क्या है कि वो कहाँ पहुंचाए, कैसे पहुंचाए, अगर नहीं पहुंच पा रही है चीजें तो उसकी कैसे स्टोरेज कर पाए। और मुझे लगता है कि जो कृषि कानून नए बने थे, उन कानूनों में इस बात का प्रावधान बड़े विस्तार से और बहुत बेहतरीन ढंग से किया भी गया था, क्योंकि सरकार और किसान अपने स्तर पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद नहीं बना सकते। तो उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जरूरी है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बारे में पहले बताएं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि हर साल लगभग मैंने सुना है कि 7.25 करोड़ टन जो कृषि उत्पाद है वो स्टोरेज की उपलब्धता ना होने की वजह से, बेहतर स्टोरेज की उपलब्धता ना होने की वजह से बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, तो किसान की मेहनत पे पानी फिर जाता है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा घाटे का ये बहुत ज्यादा, खासकर जो हाईली पेरिशेबल, जिनको हम फल, सब्जी, दूध, ऐसी जो चीजें हैं वो ज्यादा खराब होती हैं, और वो खेत से और कंज्यूमर की टेबल तक पहुंचने तक लगभग 30% का आंकड़ा रहता है वो खराब होने का। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसकी घोषणा कोविड के दौरान मई में की थी माननीय वित्त मंत्री जी ने, और उसमें बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो फार्म गेट यानी खेत पर या गांव में किसान के यहाँ उसको डेवलप कर दें, जैसे कोल्ड चेन है, रेफ्रिजरेटर बैन है, वेयर हाउसिंग है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव को प्रमोट करने की बात है, FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनके माध्यम से इन चीजों को लागू करने की बात है।
और ग्रुप में, क्योंकि सामूहिक रूप से अगर किसान कोई चीज करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है और उनको सफलता भी अच्छी मिलती है। छूट बहुत मिलती है बहुत सारी चीजों को। बहुत सारी, अभी 10,000 FPOs बनाने का टारगेट रखा है जी सरकार ने, और उसमें बहुत सारी उसको सरकार अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करने लगती है। उनको चाहे ट्रेनिंग दिलानी है तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, उन्हीं की जगह पे आके। अच्छा, मैंने मुझे ऐसा फील हो रहा है, या थोड़ा जानकारी मेरी सीमित है, लेकिन आप बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई प्राइवेट क्षेत्र के लोग आकर स्टोरेज बनाए, वेयर हाउसेज बनाए। अगर किसान मिलकर भी अपने लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। बिल्कुल, वही FPOs में फार्मर्स ही होते हैं। हाँ, और वो सरकार भी उनको सस्ते, उनका स्पेशली प्रावधान रखा गया है। हाँ हाँ, तो वो अपना स्टोरेज बना सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ प्रोसेसिंग के लिए भी, और हमारा कृषि मंत्रालय तो सपोर्ट करता ही है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर FPOs बना के या उस तरीके से हम करते हैं तो बहुत सी मदद ली जा सकती है। अपने गांव के लेवल पे, फार्म गेट के लेवल पे वो प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। वैल्यू एडिशन करके अपनी चीज को जब चाहें तब वो बेच सकते हैं। और अगर रोकना है, जैसे पेरिसेबल है, उनको आप अंगूर पैदा कर रहे हैं, फल पैदा कोई भी कर रहे हैं, सब्जियां हैं, सस्ती बिक रही हैं, या आपको डैमेज हो रहा है रास्ते में ट्रांसपोर्ट में, तो कोल्ड चेन के साथ साथ ये जो रेफ्रिजरेटेड बैन है, आपने खेत से तोड़ के ही उनको रेफ्रिजरेटेड बैन में रख दिया, वे जैसे फ्रीज में रखा है, और वो सेफली आपका जा रहा है। अभी जो 100 किसान एक्सप्रेस चलनी है, आप देखिए उसमें सारी सुविधा है किसानों के लिए, वो इसीलिए चलाई थी। हाँ। और जो साउथ का उत्तर में, उत्तर का दक्षिण में, ये सब जो खेती से संबंधित चीजें हैं वो लोगों को उपलब्ध हुई। तो लोग भी खुश और किसानों को भी काफी फायदा हुआ उससे। अच्छा, लेकिन समस्या एक वही होती है, देखिए मैं तो राजस्थान की भी अगर हम बात करें या और भी प्रदेशों में, MSP तो सभी जो मुख्य फसलें हैं सब पर तो है ही है, लेकिन कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, कई स्थलों पर स्थानीय स्तर पर MSP के हिसाब से चीजें उन तक नहीं किसानों को मिल पाती हैं, और फिर बिचौलिए जो है ना उसका नाजायज फायदा हमें कहना चाहिए कि उठाते हैं। अब इस जो एक ऐसी कह लें चीज है, ऐसा जाल है, इससे किसानों को निकलना बहुत जरूरी है, पर उनके सामने विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प नहीं है। उसी को तोड़ने के लिए ये फार्म लॉ जो रिफॉर्म्स लाया गया, उसमें किसान को काफी आजादी दी गई कि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे जब चाहे वो बेच सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई तरह की राजनीतिक बातें भी। लेकिन एक चीज, हाँ, उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी वो चीजें जो है वो स्थगन के रूप में है फिलहाल, जब तक की चीजें अंतिम निर्णय नहीं होता। लेकिन देखिए इसमें अभी भी जैसे ई-नाम है, सरकार ने शुरुआत की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल था, और देश के सभी APMCs को इसके साथ जोड़ा था, कनेक्ट किया है। तो अगर राजस्थान का कोई किसान है, वो मणिपुर में अगर अपना सामान बेचना चाहता है, उत्पाद, तो बेच सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग। हाँ, अच्छा, उसमें उसको कुछ करना भी नहीं है कि कहीं जाना है, जाना आना नहीं है, और उनको वहीं पे जहाँ भी उनके नजदीक में है वहीं से सैंपल उठेगा और वो उस पर ऑनलाइन सारा भावताव होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगा जी। तो ये काफी अच्छा रिफॉर्म्स मंडीज के जो उसमें किया, इसको राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना या ई-नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उस नाम से इसको प्रमोट किया गया है। लेकिन इसमें सारी APMCs को जोड़ने की कोशिश भी हुई है, इसीलिए फर्स्ट गो में ही 588 को जोड़ दिया गया, अभी 1000 से ज्यादा मंडीज को जोड़ा गया। अच्छा। और नियमित रूप से मतलब कोशिश यही है। और हमारा जो मार्केटिंग डिवीजन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जी, वो मंडीज को काफी स्ट्रेंथन कर रहा है, उनको कंप्यूटर उपलब्ध करा के, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा के। अच्छा, एक तो मैंने, बल्कि वो कार्यक्रम में मैं था भी मीना साहब, उसमें एक ऐप लॉन्च हुआ था कि अगर आप अपने उत्पाद की सप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हीकल्स, जो ट्रक है या मिनी ट्रक है, जिस तरह की भी आपको जरूरत है, वो ऐप से आप बुक करिए, और उसको वो कोविड में बड़ा इस्तेमाल किया भी हुआ। बिल्कुल ऑनलाइन बुक करके आप अपना भेज सकते हैं। ऐसे हमारा जैसे जैविक खेती पोर्टल एक बनाया, अभी काम चल रहा है उसमें काफी। उसमें भी जो रजिस्टर्ड जैविक खेती के करने वाले हैं, किसान हो, प्रोड्यूसर हो, व्यापारी हो, उनके पास कितना क्या है वो उसमें अपना अपलोड कर सकते हैं। और जैसे अमेज़न या ये दूसरी जो कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, उस तरीके से आप घर बैठे जो जैविक उत्पाद हैं, फल सब्जी, वो मंगा सकते हैं। वो भी एक हमारे यहाँ चल रहा है काम काफी। तो ये तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना जो मंत्रालय की, तो ऑर्गेनिक खेती को ही तो लेकर है सारी, बराबर। अच्छा, एक मैंने बड़ी रोचक बात पढ़ी, अब आप बताएं कि वो सही कितनी है या क्या है, क्योंकि वो शब्द मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आया। एक दक्षिण भारत में और खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में, वहां के किसान बड़े स्तर पर इस चीज को अपना रहे हैं, और इसकी वजह से वो अपनी आमदनी जो है लगभग 60% तक बढ़ा चुके हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसकी बड़ी डिमांड है, वो है प्रिसीजन फार्मिंग। ये क्या है? ये प्रिसीजन फार्मिंग, जो मैं मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ, वही प्रिसीजन फार्मिंग है।
है जिसमें ये सब हम स्ट्रक्चर्स बना के जो फार्मिंग करते हैं। अच्छा। उसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, एक तो उनकी वेराइटीज डिफरेंट होती हैं। अब जैसे आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में टमाटर ग्रो कर रहे हैं, खेत में एक पौधे से आपको मान लो 4-5 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें इम्प्रूव्ड वेराइटी के साथ आप करेंगे 25 किलो तक ले सकते हैं। तो उस तरीके से जो फार्मिंग कर रहे हैं उससे आमदनी काफी बढ़ रही है और क्वालिटी। दूसरा क्या है, जैसे पॉली हाउस में मान लो आप सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, तो वो हेल्दी होंगे, उसमें कोई भी इधर उधर की जो मक्खियां हैं, कीट हैं, वो जो बीमारियां फैलाते हैं वो नहीं होंगे। और तीसरा क्या है, आप अगेती फसल लेना चाहते हैं, खासकर सब्जियों की। आपने देखा होगा गोभी या कोई भी फसल आती है, शुरू में लोगों में बड़ा क्रेज होता है, वो 100 रुपए किलो तक भी उसको खरीदते हैं, बाद में भले 5-10 रुपए किलो हो जाता है। तो अगेती फसल लेने के लिए ये लो टनल टेक्नोलॉजी या पॉली हाउस में तैयार करते हैं पौधे। तब आपका खेत 2 बीघे 4 बीघे खेत है, उसमें फसल लगी हुई है, छोटी जोत हो तो उसमें भी आराम से उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। मतलब इस तरह की खेती जो हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हो, मतलब बागवानी है, फलों के जुड़े, फूलों की उत्पाद है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मैंने तो सुना है कि जैसे क्योंकि मिट्टी की जांच की बड़ी जरूरत होती है आजकल, जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो लगता है इतना कुछ हो रहा है कि उसमें नमी कितनी है, उसमें उसकी थर्मल इमेजिंग की बात हो रही है। और मैंने सुना है कि वो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी हो रहा है ना। अभी तो काफी रिफॉर्म्स आ रहा है इसमें, सॉइल मैपिंग में। अच्छा। किस राज्य में कहाँ किस तरीके की लैंड है, उस पर भी काम चल रहा है। और सॉइल हेल्थ कार्ड का तो बिग वे में कैंपेन चलाई है पिछले कई सालों में। बिल्कुल। और वो असेंशियल कर दिया, जिससे किसान जुडिशियसली सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनता है उसकी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर रासायनिक खाद अगर यूज करते हैं तो उसके हिसाब से करें, अनावश्यक रूप से अंदाजा से नहीं। एक तो उनका खर्चा कम हो जाता है इससे, खर्चा कम। दूसरा ये कि उनके जो गुणवत्ता है अनाज के उत्पादन की वो खराब नहीं होती, क्योंकि ज्यादा। तीसरा पॉल्यूशन नहीं होता, आपकी मिट्टी खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। ये तो बहुत जरूरी मीणा साहब की, मतलब कौन सी फसल आपको लेनी है, किस तरह की मिट्टी में वो फसल हो सकती है और किस तरह की कंडीशन में ऐसी फसल हो सकती है। हम कहते हैं ना, मिट्टी की हो नियमित जांच, ना आए खेती को आंच। तो ये बहुत जरूरी है। आप अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे, आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़िया होगी, वातावरण को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। पहले उस पर इतना फोकस नहीं दिया गया था जी, तो अब काफी सरकार का इस तरफ ध्यान है। और जेब खर्च कम होगा तो निश्चित तौर पर आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बस मेरी जो चिंता है जिसको मैं आपके सामने कह रहा था कि या तो हम अपरिचित हैं नई चीजों से, या हम वंचित हैं, या हम उदासीन हैं। तो ये तीनों चीजों को छोड़कर हमें थोड़ा आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से पूरा योजनाएं बहुत हैं, प्रयास भी काफी हैं सरकार के, लेकिन किसान भाइयों को भी थोड़ा एक सकारात्मक सोच के साथ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। पर जागरूक होना पड़ेगा। मीणा साहब, ये एक तो ये कि जो कृषि क्षेत्र है ये मेरे वैसे भी दिल के बहुत करीब भी है ये चीज। मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ और इसलिए मैंने देखी वो चीजें की हैं, अपने हाथों से की हैं बल्कि। तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। और बहुत सारी बातें जो हो सकती थी, लेकिन समय की सीमा है कार्यक्रम की, तो इसलिए अब फिलहाल तो वक्त इसी बात का है कि मैं आपको बहुत सारा आभार आपका व्यक्त करूं, जो आपने इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण चीजें प्रेरणा के तौर पर भी दी हैं, जानकारी के तौर पर भी दी हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और ये चर्चा करने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। तो श्रोताओं, डॉक्टर YR मीणा साहब इस कार्यक्रम में पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमारे साथ थे। मीणा साहब एडिशनल कमिश्नर हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। बातचीत का उद्देश्य सिर्फ इतना है, और मन की बात हमें एक बहाना दे देता है इस बात का कि हम इन विषयों को लेकर चर्चा करें, ताकि हमारा आपका जीवन बेहतर हो, समाज में खुशहाली हो, देश आगे बढ़े और हम सब एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ आगे बढ़े। 2022 का लक्ष्य आपको याद है ना, किसानों की आय दुगनी होनी है, और होगी तभी जब आप और हम सब मिलकर उसके लिए कोशिश करेंगे। यही दुआ, यही प्रार्थना है आप सबके लिए, हम सबके लिए। जनेंद्र को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर